प्रणाम। मैं अश्विनी अग्रवाल, तामसिक एंटीडोट वाला। अभी एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द हैं, दो शब्द हैं, आयुर्वेद में आते हैं। शायद पहले उस पर लिखा है, चरक ने लिखा है, चरक संहिता में लिखा है या कुछ तो मुझे बताया था। एकल औषधि, यानी सारा आयुर्वेद इस दिशा में रिसर्च कर रहा है कि एक ही औषधि से बहुत सारे रोगों का इलाज हो जाए। इनफैक्ट एक औषधि से सारे रोगों का इलाज हो जाए, ऐसा कुछ कहा है चरक ने, और कहा है कि संभव है। शायद चरक ने ही कहा होगा, मुझे नाम ऐसे ही याद आ रहा है, मुझे पता नहीं है ठीक है कि नहीं है। आप देख लीजिएगा, किसी भी आयुर्वेदाचार्य से पूछ सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि एक ही औषधि से सारे इलाज कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने करी है इधर उधर सब कुछ मिला करके, तो फिर समझ में आया कि यहाँ पर जो चरक ने जो इंडिकेट किया, या धन्वंतरी ज्ञान को अगर समझें तो चरक के कहने का मतलब ये था एकल औषधि का, कि एक ही औषधि हो, एक ही ऐसा प्रोडक्ट हो, एक ही चीज हो वो, जिसको हम हर बीमारी के लिए अलग अलग कस्टमाइज कर सकें। समझे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? फर्क समझिए। एकल औषधि का मतलब हो गया कि एक ही औषधि सारे रोगों का इलाज, और एक हुआ एकल औषधि पर कस्टमाइज टू डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस। हर प्रॉब्लम के लिए उस डिजीज, उस औषधि को, उस जड़ी को, उस बूटी को कस्टमाइज कर दो। कस्टमाइज करने का कोई तरीका होगा, और मेरे ख्याल से यही तो किया रहता है। भस्म, हमने पहले भी शायद बात करी है इसके ऊपर। भस्म क्या है? जो आज की तारीख में जिसको आप टेबलेट बोलते हो ना, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, भस्म ही है। राख और भस्म में फर्क होता है। राख और भस्म में फर्क होता है। राख जो है वो किस चीज की है उसको भस्म कहे जाएगा, और वो किसी ना किसी जड़ी बूटी की होती है। लकड़ी की होगी ना, लकड़ी क्या है? जड़ी बूटियां तो हैं भाई। 5 तत्वों को समझो, 5 बीज को समझो, पंच महाभूत को समझो, पंचभूत को समझो। समझ तो सबको सकते हो, कितना कुछ है। तो कस्टमाइजेशन का मतलब यह है कि आपका कौन सा पंच महाभूत डिस्टर्ब है, या कौन से 24 मॉलिक्यूल में से एक डिस्टर्ब है, या कौन सा पंचभूत डिस्टर्ब है, या कौन सा पंच बीज में से कौन सा बीज डिस्टर्ब है, या कौन सा जो है आपका पंच तत्व में से कौन सा तत्व डिस्टर्ब है। फिर आपने राख बनाई है तो कैसे बनाई है? भस्म में बनाने के लिए आपने कुछ क्या चीजों को मिलाया है कि नहीं मिलाया है? हर चीज भस्म है। भस्म के रूप में औषधि की जब बात करते हैं तो भस्म के रूप में ही उपयोग होती है। कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या है? भस्म है। गोली, गोली तो भस्म की बनती ही है। और इंजेक्शन क्या है? पानी है। पानी क्या? पानी को उड़ा दो तो भस्म है, और पानी को अगर कंसंट्रेट निकाल लो तो वो दवा, इंजेक्शन है। तो सारे ही तो। काढ़ा क्या है? काढ़ा जो इंजेक्शन क्या है? काढ़ा, काढ़ा इज नथिंग बट इंजेक्शन। द फॉर्म इज ओनली डिफरेंट। नाम नए आ गए क्योंकि भाषा बदल गई। अब हर भाषा में नाम तो अपने अपने ही रखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? भाषा बदलने से कंफ्यूजन बढ़ता है या कम होता है? मेरे ख्याल से भाषा का मतलब है चीजों को समझना। भाषा से कंफ्यूजन बढ़ेगा तो उस भाषा का फायदा क्या? आप उस भाषा को क्यों अडॉप्ट करोगे? तो काढ़ा मतलब इंजेक्शन। ना डिस्टिलेशन होता था एक प्रोसीजर। हिंदू जो आयुर्वेद वाले हैं वो भी तो करते थे इसको, कुछ नाम तो देते थे इसका, पता नहीं क्या नाम देते थे। अंग्रेजी में तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं उसको। सर्जरी, सर्जरी तो सुना होगा। पहले हम उसको शल्य चिकित्सा कहा करते थे। सर्जरी ब्लडलेस नहीं हो सकती, पर शल्य चिकित्सा ब्लडलेस हो सकती है। तो शल्य चिकित्सा बेटर है या सर्जरी बेटर है? सोचो आप।
समझ कर देखो कि और सर्जरी, क्या सर्जरी स्वयं करी जा सकती है अपने ऊपर? वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। लेकिन शल्य चिकित्सा अपने ऊपर करी जा सकती है। एशो सर्जरी, एक ना सर्जरी में एक नया नाम जुड़ा है, एशो सर्जरी। वो ब्लडलेस होती है, टोटली कंप्लीटली ब्लडलेस सर्जरी है वो, और बॉडी पार्ट्स पर होती है। और उसकी एक क्रूड फॉर्म है एक्यूपुलर। एक्यूपुलर एक नया नाम आया है। एक्यूप्रेशर सुना होगा आपने, एक्यूपंक्चर सुना होगा आपने, पर एक है एक्यूपुलर, वो एशो सर्जरी की देन है। तो एशो सर्जरी, एक्यूपुलर, ये आप अपने ऊपर कभी भी कर सकते हो, एंड इट इज ए ब्लडलेस सर्जरी। और इंटरनल कंपोनेंट में और एक्सटर्नल कंपोनेंट दोनों में होती है। तरीके अलग अलग हैं, दोनों में संभव है, तरीके अलग अलग है। नेचुरली सर्जरी के तरीके तो अलग होंगे ही। ब्रेन की सर्जरी करनी है तो आपको आरी चाहिए, अगर यहां पर सर्जरी हार्ट की करनी है तो नाइफ से काम चल जाएगा। बोन के अंदर सर्जरी करनी है तो आपको ड्रिल मशीन भी चाहिए। तो सर्जरी में क्या टूल यूज होगा वो एक इशू हो सकता है। एशो सर्जरी में ज्यादातर फिंगर्स का यूज होता है, फिंगर्स एंड थंब, ये इनका यूज होता है, और ज्यादातर अपने ऊपर अपने आप ही करी जा सकती है। बहुत कम ऐसे सिस्टम है जहां पर आपको जरूरत पड़ती है दूसरे की, लेकिन अपने आप करी जा सकती है। एशो ज्ञान अवेलेबल है। ये एशो क्या है? एशो जो है अश्विनी कुमारों का ज्ञान, एशोलॉजी, अश्विनी कुमारों का द्वारा दिया गया ज्ञान। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्रों का वेदों द्वारा दिया गया ज्ञान। वेद सनत कुमारों ने दिए, नब्ज ज्ञान अश्विनी कुमारों ने दिया, धन्वंतरी ज्ञान किचन चलाने के लिए धन्वंतरी ने दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं इतने सारे, उन्होंने सबने रिसर्च ही करी है। ऋषि मुनि का काम ही है रिसर्च करना, पर रिसर्च किस चीज पे करना? देवी देवता रिसर्च करते हैं, मतलब ऋषि के बाद महर्षि बनते हैं, मुनि बनते हैं, देव बनते हैं, देवियां बनती हैं, विशिष्ट देव होते हैं, फिर भगवान होते हैं, फिर भगवान होते हैं। मतलब कितने सारे लेवल है। इंसान है, इंसान से फिर मतलब जेंडर है, पहले तो इंसान है, इंसान से फिर क्या बनेगा? इंसान बनेगा, आदमी बनेगा, आदमी बनेगा या औरत बनेगा, अब क्या कहूं मैं इसको। इंसान का मतलब, इंसान तो जेंडर अलग अलग हो गया ना, तो अब अगर फीमेल जेंडर है तो देवता तो नहीं बन सकती, और मेल जेंडर है तो देवी नहीं बन सकता। और अगर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है तो तुम कुछ भी बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, पता नहीं। तो एक जैसे एकल औषधि की बात मैंने शुरू की थी, ऐसे ही एकल प्रॉब्लम है, जड़, जिसको कहते हैं जड़ का इलाज है, जड़ से इलाज। तो जड़ का इलाज करना है, जड़ से इलाज करोगे तो आयुर्वेद है आपके पास, एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी भी ये वो है सिस्टम है, सारे के सारे आपको जड़ से इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों का यूज करते हैं। वो उसको कंसंट्रेट कर लिया, इंजेक्शन के रूप में दे दिया, दवाई भस्म बना करके दवाई के रूप में दे दिया, गोली के रूप में दे दिया, वगैरह वगैरह, पर सारे के सारे जड़ से इलाज करते हैं। जड़ का इलाज कोई नहीं करता है इनमें से, क्योंकि जड़ का पता ही नहीं है। तो रोगों की जड़ क्या है? रोगों की जड़ है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक ही प्रॉब्लम, सारी जड़ है ये, और इससे मल्टीपल रोग निकलते हैं। मल्टीपल मतलब हर तरह का रोग, 100% गारंटी। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज द सीड विच जनरेट्स
diseases of all kind I am talking, all kind, पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जड़ समस्याएं हैं उसकी जड़ जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है, और हर एक में है. मतलब ईच इंडिविजुअल इज अफेक्टेड विद दिस डिजीज कॉल्ड जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन. कितनी कम है कितनी ज्यादा है वो एक अलग हो सकती है बात. कितने डिग्री की है, किसने कंट्रोल कर लिया, किसी की तुक्के से कंट्रोल हो गई, किसी ने कुछ समझ लिया और कर लिया उसको कंट्रोल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपेयर ऑफ द जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीड ऑफ ऑल डिजीजेस इज जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन. जड़ है, रोगों की जड़ जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है. फीमेल्स में बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर बनाया गया है, तो बीज भी स्ट्रांग होगा नेचुरली. और मेल में कम, पर कम भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है. मैंने अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर दिया, मैंने अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन मेरे घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा किसी को. तो मैंने अपनी सेहत को अच्छा करके क्या तीर मार लिया. इसलिए समझना जरूरी है. जड़ को समझो, जड़ को समझोगे तो जड़ का इलाज करोगे. जड़ को समझा तो जड़ से इलाज शुरू कर दिया. जड़ी बूटियों को खोजने चले गए, सारे जड़ी बूटियां खोजते रहते हैं और करते क्या है. और जड़ को खोज लो तो जड़ी बूटियों की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, ये गारंटी मैं दे सकता हूं आपको. अब आप पूछोगे मैं कौन? मैं तामसिक एंटीडोट वाला, यानी जिसने एक औषधि बनाई है, सिंगल औषधि का जनक कहलाता हूं मैं. एंटीडोट फॉर तामसिक रोग, तामसिक गुण, रोग नहीं तामसिक गुण की एंटीडोट बना दी मैंने. इमेजिन. तो जड़ का इलाज करना है तो तामसिक एंटीडोट से ही हो सकता है. तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आना पड़ेगा. और मैंने लैब लगा दी, एशो लैब लगा दी, वहां पे जाके डायग्नोस करवा लो. और बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको ये एशो क्या तामसिक एंटीडोट बेच रहे हैं. खरीद लो उनसे और इस्तेमाल करने का तरीका सीख लो और यूज करो. एशो सर्जरी से एंटीडोट का यूज होता है. एशो सर्जरी इज यूटिलाइजेशन ऑफ तामसिक एंटीडोट. तो एकल रोग की जड़, रोगों का बीज, एकल औषधि, एकल शरीर, तो भैया जिंदगी तो बढ़िया हो ही गई, परफेक्ट हो गई. अब मेरी परफेक्ट जिंदगी को कोई गोली मार रहा है आके, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मुझे कोई गोली मार रहेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान मार्केट में अवेलेबल है. बनाने वाले अब बना ही लेंगे, बेचने वाले बेच ही लेंगे. मैंने तो जो करना था कर दिया, मेरा काम तो वैसे भी खत्म हो गया. अब तो मैं बैठा हूं, कोई सीखना समझना चाहे तो आ जाए मेरे पास, तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो बेच दी, फैक्ट्रियां लगवा दी, प्रोडक्शन चल रही है. मुझे क्या करना है? तो इसलिए एक चीज अवेलेबल है, जड़ का इलाज करना सीख लो, एशो सर्जरी सीख लो. एशो सर्जरी आपको अपने ऊपर करनी है तो वो सीखनी पड़ेगी. और तामसिक एंटीडोट को अपने अंदर आपको इंजेक्ट करना है, अपने आप ही तो करना है आपको. सारा काम तो आपको अपने आप ही करना है, तो वो सीखना तो पड़ेगा ही, कैसे करना है तो वो सीख लो, प्रोसीजर उसका, बात खत्म. इतना सिंपल सा है. निश्चल मंदिर लगे हुए हैं बहुत सारे, वहां पे आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी. तो इसलिए इंटरनेट भरा पड़ा है, इंटरनेट पे ढूंढ लो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर लो. पर मैं सिर्फ ये कहूंगा
कि जड़ का इलाज करो और एकल औषधि से इलाज करो, प्रोसीजर सीख लो दोनों का, डायग्नोस का भी डायग्नोस करवा लो और एंटीडोट खरीद लो और उसको एशो सर्जरी कैसे करते हैं सीख लो और उसको यूज करो और अपने आप को निरोगी कर लो। निरोगी काया पाना तो बहुत आसान है, अगर जड़ का इलाज करोगे निरोगी काया मिल गई आपको, तो निरोगी काया का तो प्रॉब्लम रहा ही नहीं अब कुछ। निरोगी काया आपको मिलना बहुत आसान है, निरोगी परिवार रखना बहुत मुश्किल है। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आप क्या चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो या निरोगी परिवार चाहते हो या निरोगी समाज चाहते हो? देख लो आप, आपकी मर्जी है, आप समझो इस बात को, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो ये काम कर चुका, टेस्ट वेस्ट सब हो गए, 20 साल हो गए। मैं कब से कर रहा हूँ ये, 2002 से 2001 से, एक्चुअली तो 95 से रिसर्च चल रही है ना, 71 से चल रही है मेरे ख्याल से, वो रिसर्च चल रही है उस तब तो 95 से 96 2002 से बाजार में टेस्टिंग शुरू हुई इसकी ना, 2004 से 2001 से 99 से। अगर आपको ध्यान हो Y2K की प्रॉब्लम आई थी, तो Y2K जब खत्म हुआ उसके बाद से ये बाजार में दिया गया। Y2K के बाद, Y2K की जब समस्या खत्म हो गई, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि उसके बाद से ये बाजार में टेस्टिंग के लिए देना शुरू किया गया। तो 22 साल हो गए। अब आपको नहीं सुना या आपको नहीं पता लगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और शुरू हुआ था श्वासपैथी से, तो आप श्वासपैथी ढूंढ सकते हो, शंख टेक्नोलॉजी और श्वासपैथी तो आपको मिल जाएगी मेरे ख्याल 2000 नवीन समय चक्र, दक्षिण्या संवत्सर, मतलब अलग अलग फिर बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई रिसर्च से, और आता चला गया, ऐड होता चला गया। फाइनली अब जड़ का इलाज और जड़ का इलाज और तामसिक एंटीडोट, एशो सर्जरी, दैट्स इट। बस इतना कर लो तो आपकी जिंदगी, आपको निरोगी काया तो मिल ही गई, गारंटी है, पक्की बात है ये। अब उसके बाद अगर आपको निरोगी परिवार चाहिए तो नेचुरली सबको दे दो ये काम, सबको बता दो ये कि भैया एंटीडोट खरीद, उसको एंटीडोट खरीद के दे दो, उसको प्रोसीजर सिखवा दो और डायग्नोस करवा दो, क्योंकि डायग्नोस तो करवाना ही पड़ेगा ना। और किसी भी वेदाचार्य से समझ लो, किसी भी आयुर्वेदाचार्य से समझ लो, किसी भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट किसी भी लाइन का हो, वो आपको देख करके सीख करके समझा करके बता देगा। बहुत इजी है, बहुत समझदार हैं लोग, सारे लोग बहुत समझदार हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर आपको मानव शरीर मिला है तो आप समझदार पैदा हुए हो, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग करो। तो इसको उपयोग करने लायक तो बनाओ पहले, तभी तो उपयोग करोगे। उपयोग करने लायक बनाना है तो जड़ को ठीक करो, और जड़ को ठीक करो, डायग्नोस करवाओ जड़ में प्रॉब्लम क्या है, और एंटीडोट खरीद लो, उसको यूज करने का प्रोसीजर सीख लो, एशो सर्जरी, काम खत्म। तो आज के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है। एकल औषधि, एकल रोग, एकल जड़, रोगों की जड़, और एकल प्रोसीजर, एशो सर्जरी, बस और कुछ नहीं है। तीन एकल में तीन वो आ गए, एकल डायग्नोस्टिक, एकल सर्जरी, एकल एंटीडोट, औषधि, एकल एंटीडोट और एकल रोग। 4 चीजों में सारी जिंदगी कवर्ड, और निरोगी काया एश्योर्ड। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना,
योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो माँ। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, मन की आंखें, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो माँ। ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो माँ। अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम। प्रणाम।